स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। और आज जो मित्रों हमारा पार्ट है वो संसद का भाग हमारा 4 है। तो फ्रेंड्स आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में करेंगे, लेकिन उसकी हम चर्चा करेंगे कि हमने जो है कौन कौन से प्रावधानों से लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसको स्वतंत्र बनाया है, उन सभी की आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं। जो है कह रहा है कि चूंकि अध्यक्ष के पद में प्रतिष्ठा मर्यादा प्राधिकार निहित है, अतः स्वतंत्रता व निष्पक्षता इसकी अनिवार्य शर्तें। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो एक प्रतिष्ठित पद है, उसकी मर्यादाएं कुछ होती है, उसको जो है हमने अधिकार दिया है तो उसको जो है हमें स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। इसी की बात यहाँ पे कही जा रही है। कह रहा है निम्न उपबंधों के माध्यम से अध्यक्ष की स्वतंत्रता व निष्पक्षता सुनिश्चित की जाती है। यानी कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हाँ जो है हमने लोकसभा अध्यक्ष को स्वतंत्र बनाया है। तो कह रहे हैं वह सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है और उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत के द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। यानी फ्रेंड्स यहाँ दो बातें की जा रही है। कौन कौन सी? कह रहे हैं एक तो जो है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो जो है जितना भी उसको हमने कार्यकाल दिया यानी 5 साल तक वो अपने पद पर रहता है। ठीक है, एक बात यहाँ ये की जा रही है। दूसरा यह की यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि हम जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसको जो है हम हटा सकते हैं एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से। और वो विशेष प्रक्रिया क्या है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, वो अगर 50 सदस्य ये कहें यानी 50 सदस्य एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ और उस प्रस्ताव को मान लीजिए उस लोकसभा के द्वारा विशेष बहुमत के माध्यम से पारित कर दिया जाता है, तो उस प्रक्रिया में हम फिर जो है लोकसभा के अध्यक्ष को हटा देते हैं। यानी मित्रों यहाँ हटाने की प्रक्रिया भी बताई जा रही है कि हम लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से उसके पद से हटाएंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं उसका वेतन व भत्ता संसद निर्धारित करती है। यानी उसको जितना भी वेतन दिया जाएगा उसका निर्धारण भारत की संसद करेगी। आगे कह रहे हैं उसके कार्यों में आचरण की लोकसभा में न तो चर्चा की जा सकती है और न ही आलोचना, स्वतंत्र या मौलिक प्रस्तावों को छोड़कर। यानी फ्रेंड्स ये कह रहे हैं मान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष ने जो है लोकसभा में कोई भी कार्य किया या उसने जो है किसी भी प्रकार का आचरण किया तो हम जो उसकी चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है, लोकसभा में, या हम उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते। केवल जो है कुछ मौलिक या प्रस्तावों को छोड़कर यानी कुछ स्वतंत्र या मौलिक प्रस्ताव जो है उनको छोड़ करके हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते। आगे मित्रों कह रहे हैं सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह अपनी और यानी मतलब ये कह रहे हैं सदन की जो प्रक्रिया को वो विनियमन करेगा, ठीक है, तो उसकी जो शक्ति होगी वो न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र से बाहर, यानी न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता। आगे कह रहा है वह पहली बार में मत नहीं देता परंतु मत बराबर हो जाए तो वह निर्णायक मत देता है। यह अध्यक्ष के पद को निष्पक्ष बनाता है। और मित्रों पहले भी मैंने आपसे चर्चा की कि कोई भी मान लो अगर बिल है और उसके बिल के पक्ष और विपक्ष में दोनों यानी दोनों वोट इतने बड़े कि बराबर हैं तो उस परिस्थिति में जो है वो निर्णायक मत देगा। ठीक है, आगे करें वरीयता सूची में उसका स्थान ऊपर काफ़ी ऊपर होता है। उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा गया, यानी वह प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो वरीयता सूची यानी मित्रों आपको मैं बता दूं एक वरीयता सूची होती है, यानी जो है एक ऐसी लिस्ट हमने बनाई हुई है कि उस लिस्ट में जो है कौन व्यक्ति कहाँ कौन से स्थान पर आता है, उसी की यहाँ चर्चा की जा रही है कि जो वरीयता सूची हमने बनाई, जो हमने लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में हमने जो है जो भारत का लोकसभा अध्यक्ष है उसको हमने जो है क्या किया कि 7वें स्थान पर रखा है और मुख्य न्यायाधीश भी भारत में 7वें स्थान पर ही है। और मित्रों आपको मैं बता दूं कि उसमें जो है बहुत से पदों के बारे में बात जानकारी दी है, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट अपन बात करें तो देखिए पहले स्थान पर वहाँ रखा जाता है राष्ट्रपति को, दूसरे पे उपराष्ट्रपति को, तीसरे पे जो फिर उस वहाँ पे प्रधानमंत्री को रखा जाता है। और इस प्रकार से जो है सभी पदों को जो है यानी सभी जितने पद है उनको उनकी जो है वरीयता सूची हमने बनाई हुई है। तो वही बात की जाती है कि हमने जो है 7वें स्थान पर भारत के लोकसभा अध्यक्ष को रखा है और प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री जो होता है उससे जो है यानी प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री इनको छोड़ करके जो है वह सभी कैबिनेट मंत्री से ऊपर होता है भारत का लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आगे मित्रों हम बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? लोकसभा के उपाध्यक्ष की, कि लोकसभा के उपाध्यक्ष क्या होते हैं,
कौन सी उनकी शर्तें होती है, तो उन सभी की हम जो है चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहा है अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष के चुने के जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है। जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इसके दूसरे सदस्यों को इस स्थान के लिए चुनती है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि अध्यक्ष का चुनाव हो गया, ठीक है। अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद हम उपाध्यक्ष को चुनते हैं, और उपाध्यक्ष का चुनाव किस दिन होगा इसकी तारीख भी जो है अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। और जहां हमने अध्यक्ष के मामले में कहा था कि अध्यक्ष के चुनाव किस तारीख को होंगे, तो उसका निर्धारण वहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यहाँ अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख बता रहे हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि उपाध्यक्ष का स्थान जब रिक्त होता है तो लोकसभा इसके दूसरे सदस्यों को स्थान के लिए चुनती है, ठीक है। अध्यक्ष की ही तरह उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है। वह 3 परिस्थितियों में पद छोड़ सकता है। यानी मित्रों वहाँ जो यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जिन परिस्थितियों में पद छोड़ता है, उसी परिस्थितियों में यहाँ लोकसभा का उपाध्यक्ष भी पद छोड़ता है। यानी सदन का सदस्य न रहने पर अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र देने पर, या लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से हटाए जाने पर, बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसके पद से हटाए जाने पर, ऐसा संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना नहीं दी गई हो। यानी मित्रों वहाँ भी हमने जो है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कुछ शर्तें बताई, वही शर्तें यहाँ पर एज इट इज लागू हो रही है कि अगर मान लो सदन का सदस्य नहीं रहेगा तो जो है वो अपना पद छोड़ देगा, अगर त्यागपत्र देगा तो भी अपना पद छोड़ देगा, या अगर जो लोकसभा के तत्कालीन सदस्य हैं वो एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे उसको हटाने के लिए, और उसको अगर हटा दिया जाता है तो वो अपना पद छोड़ देगा। लेकिन ऐसा प्रस्ताव जो है जब लेकर के आएंगे जो लोकसभा के सदस्य, उससे पहले जो है 14 दिन पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष को बताना पहले जरूरी होगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष अपने कार्यों को करता है। सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। दोनों की ही स्थितियों में अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। यानी मित्रों ये कह रहा है अध्यक्ष का पद मान लीजिए रिक्त हो जाता है ना, तो उपाध्यक्ष जो है उसके कामों को करता है। इसके अलावा जब अध्यक्ष अनुपस्थित होती है तो उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष के काम करता है। आगे कहता है जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो जब अध्यक्ष नहीं होते हैं तो उपाध्यक्ष उसकी फिर अध्यक्षता करता है, ठीक है। यानी उपाध्यक्ष उसमें पीठासीन अधिकारी होता है। आगे कह रहे हैं उल्लेखनीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि अध्यक्ष जो होगा ना, यानी जो उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं है, यानी वह किसी के भी अधीनस्थ नहीं है, वो तो स्वतंत्र है, ठीक है। वो अपने स्वतंत्र रूप से काम करेगा और संसद के प्रति वह उत्तरदायी होता है। आगे कह रहा है उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है, कौन सा, कि जब भी हम उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाते हैं तो वो अपने आप ही उस समिति का जो है अध्यक्ष बन जाता है, ठीक है मित्रों। यानी अगर मान लीजिए हमने उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का सदस्य बना दिया तो फिर उस समिति का जो भी अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, तो वह जो लोकसभा का उपसभापति है, यानी लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वह उसका अध्यक्ष होता है। आगे कह रहे हैं अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी पीठासीन होता है जब पहली बार मत नहीं दे सकता, ठीक है। केवल मत बराबर होने की दिशा में मत करता है, और जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं होगा और उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार है। यानी फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि जब भी अध्यक्ष जो है, यानी जब भी जो उपाध्यक्ष से मान लीजिए उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष बना हुआ उस समय, ठीक है, अध्यक्ष के कामों को वह निर्वहन कर रहा है, तो क्या होगा कि पहली बार में तो मत नहीं देगा, लेकिन क्या होगा जब मान लीजिए मत बराबर हो जाए, जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष के समय मत बराबर हो रहा था, तो मान लो मत बराबर अगर हो जाए तो वह फिर बराबर होने की दिशा में वह वोटिंग करेगा, और जिस भी पक्ष में यानी जिसके भी पक्ष में उसने वोटिंग की तो वही पक्ष जो है यानी वो निर्णायक उसका मत माना जाएगा। और आगे कह रहा है कि अगर मान लो हमने जो है उसको हटाने के लिए एक प्रस्ताव जब लोकसभा के यानी सभा पटल पर हमने रखा, यानी जब मान लीजिए कि हमने लोकसभा के सभा पटल पर जो है उपाध्यक्ष को उठाने का प्रस्ताव रख रखा है, तो फिर उस स्थिति में जो है हम पीठासीन अधिकारी लोकसभा के उपाध्यक्ष को नहीं बनाएंगे, ठीक है, लेकिन जो है सदन में वह उस समय उपस्थित रह सकता है, ठीक है। आगे मित्रों हम बात करेंगे किसकी, तो कह रहा है कि जब अध्यक्ष सदन में पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य दूसरे सदस्यों की तरह काम करता है। उसे सदन में बोलने, कार्रवाई करने या किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जब अध्यक्ष जो है सदन में पीठासीन होगा, यानी अध्यक्ष जब लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर बैठा है तो उस समय जो उपाध्यक्ष होगा वो जो है एक सामान्य व्यक्ति की तरह माना जाता है, ठीक है। उसको बोलने का अधिकार भी होता है, कार्रवाई में भाग भी लेता है, और जो है कोई भी जो है प्रश्न है उस पर वोटिंग देने का अधिकार भी होता है। आगे कह रहा है उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित किए गए वेतन भत्ते
लेने का अधिकारी है और उसे जो है हम भारत की संचित निधि पर भारित करते हैं। यानी मित्रों संसद जो भी वेतन देती है, यानी संसद जो भी वेतन और वेतन निर्धारित करती है वो जो है हम उपाध्यक्ष को देते हैं और भारत की संचित निधि के माध्यम से हम उसको वेतन देते हैं। ये बात यहाँ कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी दल के होते थे। 11वीं लोकसभा से इस बात पर सहमति बनी कि अध्यक्ष कौन होगा, तो वो होगा सत्ताधारी दल से और उपाध्यक्ष जो है विपक्षी दल से होगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो कह रहा है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है। मित्रों अलग से कोई वो जो है शपथ नहीं लेगा कि हाँ मैं जो है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन रहा हूँ तो मैं अलग से कोई शपथ लूँगा, नहीं। जो है उनको जो शपथ दिलाई जाती है लोकसभा के अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष, यानी जो उनको शपथ दिलाई जाती है लोकसभा के सदस्य के रूप में, वही उनकी शपथ मानी जाती है। आगे कह रहे हैं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में हुआ है। यानी मित्रों जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हम आज के समय में बनाते हैं तो वो जो है हमने कहाँ से लाए, तो कह रहे हैं कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 हम लेकर के आए थे तो उसी के माध्यम से हमने जो है 1921 में ये प्रावधान किया था। और मित्रों आपको मैं बता दूं कि पहला जो हमने भाग बनाया था वीडियो का तो वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित था और उसमें मैंने जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के सन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है आया था उनके जो है जितने भी प्रावधान थे, जो सभी प्रावधान मैंने जो आप करवा दिए थे। आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो आप जो है अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप जाकर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जो है वहाँ पर जाकर के जितने भी एक्ट आए थे उन सभी एक्ट के बारे में विस्तृत रूप से और डिटेल से और आसान शब्दों में सरल भाषा में आप उनको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो कह रहा है जीवी मावलंकर व अनंत सयानाम आयंगर को हमने लोकसभा का पहला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया था। यानी मित्रों अगर आपसे कोई पूछ ले कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था जब भारत की पहली लोकसभा गठित हुई, तो अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, जीवी मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर उनका पूरा नाम था। तो वो जो है लोकसभा के अध्यक्ष बने पहले और अनंत सयानाम आयंगर जो थे वो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे लोकसभा के सभापतियों की तालिका के बारे में। यानी मित्रों जो लोकसभा के सभापति होते हैं कौन कौन होते हैं तो उनके बारे में चर्चा की जा रही है कि लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में से 10 को सभापति तालिका के लिए नामांकित करता है। इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। पीठासीन होने पर उसकी शक्ति अध्यक्ष के समान होती है। वह तब तक पद धारण करता है जब तक नई सभापति तालिका का नामांकन न हो जाए। जब इस पैनल का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो सदन किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्धारित करता है। यानी मित्रों सरल भाषा में आप ये समझो कि मान लीजिए आपने जो है कभी लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी देखी हो तो आपने ये देखा होगा कभी जो कुर्सी होती है ना, जो चेयर होती है लोकसभा के अध्यक्ष की, उस चेयर पर आपको जो है या तो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा का उपाध्यक्ष इन दोनों में से जो है दोनों ही नहीं दिखते, कोई तीसरा व्यक्ति ही दिखता है। तो आप सोचते होंगे कि ये तीसरा व्यक्ति इस कुर्सी पर क्यों बैठा है, यानी कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को होना चाहिए, तो तीसरा व्यक्ति उस पर क्यों बैठा है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि क्या होता है कि जब, यानी कि ऐसा समझो आप कि 10 व्यक्ति ऐसे चुने जाते हैं कि मान लो ऐसी परिस्थिति आए कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है अनुपस्थित हैं, तो उस स्थिति में फिर कौन उसकी सभापति यानी उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन जो है सभापति बनेगा, यानी सभा की सभापति कौन करेगा, यानी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा लोकसभा की। तो उसी के लिए हमने जो 10 व्यक्ति को चुन लेते हैं पहले ही, ताकि अनुपस्थिति में जो है वो जो है उसकी अध्यक्षता कर सकें। उसी के बारे में ये कह रहे हैं हम जो है अध्यक्ष क्या करता है कि सदस्यों में 10 को चुनता है, नामांकित करता है। ठीक है, इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी होता है। यह बात मैंने आपको बता दिया। और फिर कह रहा है कि जो पीठासीन अधिकारी जब होता है वो है तो अध्यक्ष के समान ही उसकी शक्तियाँ होती है। यानी मित्रों जो शक्तियाँ अध्यक्ष के समान होती है ना, वही शक्तियाँ जो है उस परिस्थिति में उसके पास भी होती है और वह तब तक पद धारण करता है जब तक कि नई सभापति तालिका का हम नामांकन ना कर लें। ठीक है, आगे कह रहा है कि जब इस पैनल का सदस्य अनुपस्थित रहता है सदन किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्धारित करता है। ठीक है, आगे कह रहा है यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो। रिक्त पदों के लिए जितना जल्दी हो सके चुनाव कराया जाता है। मतलब फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद ही रिक्त है, यानी हमने कोई चुनाव ही नहीं किया उन दोनों के लिए, तो फिर उस स्थिति में जो सभापति तालिका हमने बनाई उनमें से कोई भी व्यक्ति जो है अध्यक्षता सदन की नहीं करता है।
ठीक है। उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को चुने नियुक्त करते हैं और वही व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करता है, और हम क्या करते हैं कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए चुनाव जल्दी से जल्दी करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात की हमने जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में, और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर का नाम भी आपने जो है कई बार सुना होगा। तो उसी की हम जो है अब चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहा है, संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। यानी मित्रों, मैंने पहले आपको बताया था कि जब तक नई लोकसभा नहीं गठित हो जाती और जब तक हम नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लेते, तब तक जो है पुराना लोकसभा अध्यक्ष ही भारत का लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति खुद सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलाते हैं। यानी मित्रों, क्या कह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि जब राष्ट्रपति क्या करते हैं, लोकसभा के एक सदस्य को जो है एक प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त कर देते हैं। ठीक है। अब उन्होंने जो है प्रोटेम स्पीकर जो है बना दिया किसी व्यक्ति को, और किसको बनाते हैं, जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम यानी जो सबसे उम्र में जो ज़्यादा होता है उसको जो है वो लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। और वो क्या करते हैं कि उस प्रोटेम स्पीकर को खुद शपथ दिला देते हैं। ठीक है। फिर क्या करें, सामयिक अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियाँ मिलती है। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। उसका मुख्य कर्तव्य क्या होता है, नए सदस्यों को शपथ दिलाना, और वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए मदद करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष का पद समाप्त हो जाता है और वह अतः यह पद अल्पकालीन होता है। मतलब मित्रों, ये कहना चाह रहा है, हम क्या करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव इसलिए करते हैं ताकि मान लो कि अगर मान लो जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं, अब राष्ट्रपति क्या एक एक को तो शपथ दिलाएंगे नहीं, तो ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सदस्य को शपथ दिला देते हैं, प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देते हैं। अब वो क्या करता है कि राष्ट्रपति का वो प्रतिनिधि हो गया। अब राष्ट्रपति का जब वो प्रतिनिधि हो गया तो वो क्या करता है, जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उन सभी को वो शपथ दिला देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आगे कहते हैं कि हमने जो है उसको जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसके बराबर उसको जो हमने शक्तियाँ दे दी होती है, यानी उसके पास लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर उस परिस्थिति में शक्तियाँ होती है। और आगे कहते हैं, जब भी हम फिर आगे क्या होता है कि हमने जो है मान लो लोकसभा के अध्यक्ष बना दिया। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष का हमने चुनाव कर लिया, तो फिर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करने के तुरंत बाद उसका जो है सामयिक अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर है वो पद समाप्त हो जाता है। यानी हम जो है कुछ समय के लिए ही इस पद को बनाते हैं जब भी हम नई लोकसभा का गठन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने चर्चा की लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, उपाध्यक्ष के बारे में, और फिर हमने जो है प्रोटेम स्पीकर का भी जो है डिस्कशन कर लिया। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा जो करेंगे वो करेंगे राज्यसभा के सभापति के बारे में। यानी जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, तो उसी के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। तो कह रहा है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता। मित्रों, ये बात मैंने आपको उपराष्ट्रपति के चैप्टर में भी बताई क्या, कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो हमारे राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी यानी राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति करता है। और जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्य को जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो फिर वो राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। उस परिस्थिति में राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उस परिस्थिति में राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का उपसभापति होता है। ठीक है। राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटा सकते हैं जब उसे हम उपराष्ट्रपति पद से हटाएं। यानी मित्रों, अगर हमें राज्यसभा के सभापति को हटाना है तो हमें जो उपराष्ट्रपति पद से उसको हटाना होगा। पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में समान होती है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के पास दो विशेष शक्तियां होती है जो सभापति के पास नहीं होती। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि जो पीठासीन अधिकारी होता है राज्यसभा का, उसकी शक्ति जो है और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां यानी कुछ हमने दो विशेष शक्तियां हमने लोकसभा के अध्यक्ष को दी है जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष के पास नहीं होती। कौन कौन सी, तो कह रहा है कि एक तो शक्ति वो होती है कौन सी, लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम होता है। और लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। मतलब मित्रों, ये कह रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, उसको हमने कोई जो है दो विशेष शक्तियाँ हमने उसको दी है जो कि हमने राज्यसभा के अध्यक्ष को नहीं दी। कौन कौन सी, तो ये कह रहा है कि एक तो हमने उसको शक्ति दी कौन सी, कि धन विधेयक के मामले में कोई भी निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो
वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है और इसका निर्णय जो है अंतिम भी होता है। इसके अलावा जब भी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, यानी जब भी हम संसद की संयुक्त बैठक करते हैं तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, आगे कह रहा है अध्यक्ष के विपरीत सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बार मत नहीं दे सकता। मत बराबर होने की स्थिति में वे मत दे सकता है। यानी मित्रों वही बात जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मामले में कही कि अगर मत बराबर हो जाएं सदन में तो उस परिस्थिति में उस परिस्थिति में राज्यसभा का सभापति मत जो है देता है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में वह कोई भी मत नहीं देता। आगे कह रहा है जब उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। हालांकि वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। जबकि लोकसभा अध्यक्ष पहली बार मत दे सकता है अगर उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। मतलब मित्रों ये कहना चाह रहा है कि हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जिस प्रकार से लोकसभा के अगर अध्यक्ष हैं और या फिर उपाध्यक्ष हैं तो इन दोनों के मामले में मान लो कि अगर उनको हटाने का अगर कोई प्रस्ताव हमने लेकर के आए लोकसभा में, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ना वो पीठासीन अधिकारी नहीं होता, यानी वो फिर उस गद्दी पर नहीं बैठता। उस परिस्थिति में जो है उपाध्यक्ष, अगर मान लीजिए हम अध्यक्ष के खिलाफ लेकर के आ रहे हैं तो फिर उस परिस्थिति में उपाध्यक्ष जो उस गद्दी पर बैठता है और ये कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ना वो जिस प्रकार से कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, हिस्सा भी ले सकता है और जो है मत भी जो है दे सकता है, उसी प्रकार से जो है वहाँ जो राज्यसभा का जो सभापति है यानी कि जो उपराष्ट्रपति है, अगर उसके खिलाफ हम जो है राज्यसभा में हटाने का प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं ना तो फिर वो क्या करता है कि वो भी जो है सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है, लेकिन जो है मित्रों ये कह रहे हैं कि वो जो है मत नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना वो तो मत दे सकता है अगर हम उसके खिलाफ कोई हटाने का संकल्प लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करती है जो भारत की संसद निधि पर आधारित होता है। भारतीय संसदीय समूह के प्रधान अध्यक्ष के रूप में वह कार्य करता है जो कि भारत की संसद और दुनिया की संसद के बीच का काम करती है। यानी मित्रों मैंने पहले आपसे चर्चा की थी कि जो भारत का संसदीय समूह है वो क्या करता है कि भारत की संसद और जितने भी विश्व की संसद है उसके बीच एक कड़ी के रूप में काम करती है। ठीक है, और सभापति का वेतन जो है संसद निर्धारित करती है और भारत की संसद निधि के माध्यम से उसको हम वेतन भी देते हैं। आगे कहता है जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसे राज्यसभा से कोई वेतन नहीं मिलता, वह उस अवधि में राष्ट्रपति के वेतन प्राप्त करता है। ये मित्रों तो यानी ये बात तो मैंने मित्रों आपको पहले भी कही थी राष्ट्रपति के चैप्टर में और उपराष्ट्रपति के चैप्टर में ही बताई थी। तो फ्रेंड्स ये हमने चर्चा की कि राज्यसभा का सभापति के बारे में। और फ्रेंड्स आज हम लेक्चर यहीं स्टॉप रखते हैं, आगे के अध्याय में हम चर्चा करेंगे राज्यसभा के उपसभापति के बारे में। और मित्रों आपको मैं एक बात बता दूं कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है दोनों सेम ही होते हैं, यानी अगर उनके मामले में प्रावधानों की हम बात करेंगे ना तो आपने अभी पढ़ा भी होगा मेरे साथ कि हमने जो है उसके प्रावधान जो है सेम ही होते हैं, यानी हटाने के संकल्प या हटाने के विचाराधीन मामले वे सभी उसकी दोनों के मामले में समान है। उसी प्रकार से राज्यसभा के सभापति और उपसभापति इन दोनों के मामले में भी वे प्रावधान समान ही होंगे। अगले अध्याय में हम इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और मित्रों जो है लेक्चर्स को आप जो है रिवीजन करते रहिए, जब भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो इससे संबंधित जो है 20 क्वेश्चन मैं आपके समक्ष उपस्थित रखूँगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले भाग में, संसद के भाग में लेकर के। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।